समावेशी विधि में एक वर्ग अंतराल की दोनों सीमाओं को शामिल किया जाता है। पहले वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा से भिन्न होती है, इसलिए इसमें किसी को छोड़ने का प्रश्न नहीं उठता है। अपवर्जी विधि के विपरीत इस विधि में प्रत्येक वर्ग की उच्च वर्ग सीमा को सम्मिलित किया जाता है। उदाहरण के लिए समावेशी विधि में वर्ग अंतराल 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40 के प्रारूप में होते हैं। ऐसे में प्रेषण के मूल्य 20 को प्रथम वर्ग में शामिल किया जाता है, क्योंकि अगले वर्ग अंतराल में निम्न वर्ग सीमा 21 से शुरू होती है। वर्ग अंतराल में समायोजन। समावेशी विधि में दो वर्गों के बीच संतता का अभाव रहता है। यदि कोई प्रेषण पहले वर्ग की उच्च वर्ग सीमा तथा अगले वर्ग की निम्न वर्ग सीमा के बीच में होता है, तब उसे किस वर्ग में शामिल किया जाए, इसका निर्णय करना संभव नहीं होता। हम एक वर्ग की उच्च वर्ग सीमा तथा अगले वर्ग की निम्न वर्ग सीमा में अंतर या असंतता पाते हैं। उदाहरण के लिए पहले वर्ग की सीमा 20 तथा दूसरे वर्ग की सीमा 21 के बीच हम 1 का अंतर पाते हैं। ऐसे में हम संतत चर के वर्गीकरण के लिए वर्ग अंतराल के बीच समायोजन करना पड़ता है, जिससे उन सभी मदों को वर्ग अंतराल में शामिल किया जा सके जो दो वर्गों के बीच अंतर के कारण छूट रही थी। यह वर्ग अंतराल का समायोजन इस प्रकार किया जाता है। सबसे पहले द्वितीय वर्ग की निम्न वर्ग सीमा और प्रथम वर्ग की उच्च वर्ग सीमा के बीच अंतर पता करते हैं। उदाहरण के लिए द्वितीय वर्ग की निम्न वर्ग सीमा 21 तथा प्रथम वर्ग की उच्च वर्ग सीमा 20 के बीच अंतर 1 का है। इसे हमने इस प्रकार ज्ञात किया, 21 घटा 20 बराबर 1। प्राप्त किए गए अंतर को 2 से विभाजित किया जाता है। फिर सभी वर्गों की निम्न वर्ग सीमा से प्राप्त किए गए मान, जो यहां पर 0.5 है, उसे घटाया जाता है। सभी वर्गों की उच्च वर्ग सीमा में प्राप्त किए गए मान 0.5 को जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार समायोजन के पश्चात हमें जो वर्ग अंतराल प्राप्त होते हैं वह अपवर्जी श्रृंखला के रूप में होते हैं। इससे बारंबारता वितरण के आंकड़ों की संतता बनी रहती है। अपवर्जी तथा समावेशी श्रृंखलाओं के बीच में क्या अंतर है? अपवर्जी श्रृंखला में एक वर्ग की ऊपरी वर्ग सीमा दूसरे वर्ग की निचली वर्ग सीमा होती है, परंतु समावेशी श्रृंखला में एक वर्ग की ऊपरी वर्ग सीमा तथा दूसरे वर्ग की निचली वर्ग सीमा में सामान्यतः 1 का अंतर होता है। दूसरा अंतर यह है कि किसी वर्ग की ऊपरी वर्ग सीमा के मूल्य को वर्ग में शामिल नहीं किया जाता, जबकि अगले वर्ग की निचली वर्ग सीमा में शामिल कर लिया जाता है। इसके विपरीत समावेशी श्रृंखला में किसी वर्ग की ऊपरी वर्ग सीमा के मूल्य को उसी वर्ग में शामिल किया जाता है। तीसरा अंतर यह है कि अपवर्जी श्रृंखला सभी स्थितियों में, चाहे विविक्त चर हो या संतत चर हो, उपयुक्त रहती है, जबकि समावेशी श्रृंखला संतत चर के लिए उपयुक्त नहीं रहती। इसमें दो वर्गों के बीच अंतर होने के कारण संतता का अभाव बना रहता है। चौथा, अपवर्जी श्रृंखला से सभी स्थितियों की गणना की जा सकती है, जबकि कई परिस्थितियों में गणना कार्य को सरल बनाने के लिए आंकड़ों को आयतचित्र द्वारा प्रस्तुत करने के लिए समावेशी श्रृंखला को अपवर्जी श्रृंखला में बदलना आवश्यक होता है। इस चर्चा से हम ज्ञात होता है सांख्यिकी गणना या प्रयोग की दृष्टि से अपवर्जी श्रृंखला अधिक उपयोगी होती है। हालांकि समावेशी श्रृंखला का भी अपना एक अलग महत्व है। इन दो प्रकार की प्रमुख बारंबारता वितरण के अलावा भी बारंबारता वितरण की 3 रूप देखने को मिलते हैं। इन पर भी संक्षिप्त चर्चा करते हैं। पहली, खुले सिरे वाली बारंबारता वितरण। एक ऐसा बारंबारता वितरण जिसमें एक या दो वर्गों की वर्ग सीमा नहीं होती है। यह संभव है कि प्रथम वर्ग की निम्न वर्ग सीमा तथा अंतिम वर्ग की उच्च वर्ग सीमा ना दी गई हो। इस प्रकार के बारंबारता वितरण को खुले सिरे वाली बारंबारता वितरण कहा जाता है। ऐसा बारंबारता वितरण उन आंकड़ों में प्रयोग किया जाता है जिनमें चरम सीमाओं का मूल्य बहुत अधिक होता है तथा बारंबारता बहुत कम।
उदाहरण के लिए किसी कॉलोनी से परिवार के आय के आंकड़े संग्रहित किए गए और पाया गया कि एक परिवार की आय बहुत अधिक है, जिससे परास का मूल्य बहुत बढ़ गया। ऐसी स्थिति में अंतिम वर्ग की उच्च वर्ग सीमा को छोड़ा जा सकता है तथा उस परिवार की आय को छोड़कर वर्ग अंतरालों का निर्माण किया जा सकता है। दिए गए उदाहरण में खुले वर्ग सीमा वाली बारंबारता वितरण दिखाई गई है। इस उदाहरण में प्रथम वर्ग अंतराल में निचली वर्ग सीमा के स्थान पर 10,000 से कम तथा अंतिम वर्ग अंतराल में ऊपरी वर्ग सीमा के स्थान पर 50,000 से अधिक का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार हम अंतिम वर्ग अंतराल में 50,000 से अधिक के किसी भी आय स्तर को शामिल कर सकते हैं। दूसरा, संचयी बारंबारता वितरण। संचयी बारंबारता वितरण विभिन्न वर्गों के लिए उनकी वास्तविक बारंबारता को नहीं दिखाता, बल्कि उनकी संचयी बारंबारता को दिखाता है। प्रथम वर्ग की संचयी बारंबारता वही होती है जो उसकी वास्तविक बारंबारता होती है। दूसरे वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता प्रथम वर्ग अंतराल की बारंबारता तथा दूसरे वर्ग अंतराल की बारंबारता का योग करके प्राप्त की जाती है। इस प्रकार अन्य विभिन्न वर्ग अंतरालों की संचयी बारंबारताओं का निश्चय भी किया जा सकता है। संचयी बारंबारता से अभिप्राय सभी वर्गों की बारंबारताओं के जोड़ से है। नीचे एक उदाहरण दिया गया है जिसमें संचयी बारंबारता दिखाई गई है। तीसरा, मध्य मूल्य बारंबारता वितरण। मध्य मूल्य बारंबारता वितरण श्रृंखला वह होती है जिसमें वर्ग अंतराल के स्थान पर केवल मध्य मूल्य तथा उनकी बारंबारता दी गई होती है। इस प्रकार की बारंबारता वितरण को समायोजन करके वर्ग अंतराल वाली बारंबारता वितरण में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले हम मध्य मूल्यों के बीच का अंतर ज्ञात करते हैं, फिर अंतरालों को दो भागों में बांट देते हैं। मध्य मूल्य से यह अंतर घटाने पर वर्ग की निम्न वर्ग सीमा प्राप्त होती है तथा मध्य मूल्य में यह अंतर जोड़ने पर वर्ग की ऊपरी सीमा प्राप्त होती है। इस प्रकार प्रत्येक मध्य मूल्य का वर्गांतराल ज्ञात किया जा सकता है। एक उदाहरण की सहायता से इस प्रक्रिया को समझते हैं। दी गई सारणी में हमने मध्य मूल्य को वर्ग अंतराल में परिवर्तित किया है। एक और अन्य प्रकार का बारंबारता वितरण होता है जिसे हम असमान वर्गों में बारंबारता वितरण कहते हैं। सामान्यतः आंकड़ों को समान वर्गों अंतरालों में वर्गीकृत किया जाता है, लेकिन कुछ मामलों में असमान वर्ग अंतराल के साथ बारंबारता वितरण अधिक उपयुक्त होता है। कई बार आंकड़ों के वर्गीकरण के दौरान हम पाते हैं अधिकांश प्रेषण एक या दो वर्गों में केंद्रित हो जाते हैं तथा उनकी बारंबारता का मूल्य अन्य वर्गों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होता है। इन वर्गों में प्रेषणों का सघन घनत्व इनका वर्ग चिन्ह से विचलन को बढ़ा देता है। ऐसे वर्गों का विभाजन करके असमान वर्ग अंतराल का प्रयोग किया जाता है, जिससे प्रेषणों में नए वर्ग चिन्ह से विचलन की मात्रा कम हो जाती है तथा निकाले गए निष्कर्ष समष्टि के अधिक समीप होते हैं। बारंबारता वितरण में सूचना की हानि। बारंबारता वितरण द्वारा आंकड़ों के वर्गीकरण में एक कमी पाई जाती है। बारंबारता वितरण में जब अपरिष्कृत आंकड़ों को वर्ग अंतरालों के द्वारा संक्षिप्त तथा बोधगम्य बनाया जाता है, तब वह सभी विस्तृत व्यक्तिगत विवरण लोप हो जाते हैं जो आंकड़ों के संग्रहण के दौरान एकत्र किए गए थे। इस प्रकार अपरिष्कृत आंकड़ों को वर्गीकृत करने में व्यक्तिगत सूचना की जो क्षति होती है उसे सूचना की हानि कहा जाता है। यह हानि वास्तव में सांख्यिकी की विशेषता के कारण उत्पन्न होती है कि सांख्यिकी के परिणाम केवल औसत स्तर पर सत्य होते हैं, व्यक्तिगत स्तर पर नहीं। आंकड़ों को वर्गीकरण द्वारा संक्षिप्त करने पर हमें जनसंख्या संबंधी पर्याप्त जानकारी मिल जाती है। एक बार जब आंकड़ों को वर्गों में समूहित कर दिया जाता है, तब व्यक्तिगत प्रेषण का आगे सांख्यिकीय परिकलन में कोई महत्व नहीं रहता। बारंबारता वितरण वर्ग अंतराल की बारंबारता को देखा जाता है, न कि उसके वास्तविक मानों को। एक वर्ग में शामिल सभी मानों के औसत को उस वर्ग अंतराल के औसत के बराबर माना जाता है तथा सभी सांख्यिकी गणनाएं वर्ग अंतराल के मध्य मूल्य या वर्ग चिन्ह को आधार मानकर की जाती है, न कि उस वर्ग के प्रेषणों के मान को। यह बात सभी वर्गों पर लागू की जाती है। इस प्रकार
प्रेषण के वास्तविक मान के स्थान पर वर्ग चिन्ह का सांख्यिकी गणना में शामिल करने में व्यक्तिगत सूचनाओं की हानि हो जाती है। आइए अब हम द्विचर बारंबारता वितरण के बारे में जानते हैं। अभी तक हमने जिस बारंबारता वितरण की चर्चा की उसमें एक चर का वर्गीकरण किया गया था। इसे एक विचर वितरण कहा जाता है। कई बार अनुसंधान के उद्देश्य के अनुरूप हमें दो चरों के संबंध दर्शाने के लिए दो चरों का बारंबारता वितरण तैयार करना होता है, जिसे द्विचर बारंबारता वितरण कहते हैं। आइए एक उदाहरण द्वारा हम इसे समझते हैं। इसमें 20 कंपनियों की बिक्री एवं विज्ञापन व्यय के आंकड़े दिए गए हैं। इस द्विचर बारंबारता वितरण में 20 कंपनियों के दो चरों बिक्री तथा विज्ञापन व्यय की बारंबारता वितरण को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर बिक्री के मान को भिन्न स्तंभों में तथा विज्ञापन के मान को भिन्न पंक्तियों में दर्शाया गया है।